हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आइए फिर से आपका स्वागत करते हैं नए क्लास में, जो कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं। अब बस 1 या 2 क्लास और आएँगी, उसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? आइए, तो पिछले क्लास में हम 70 नंबर तक किए थे, अभी हम 71 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? आइए चलिए शुरू करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के उद्देश्य से स्थापित संस्था विश्व बैंक का औपचारिक नाम क्या है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कर रहा है कि इस संस्था की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्धग्रस्त देशों को पुनर्निर्माण की सहायता देना था। आइए अगला देखते हैं। इसे ही विश्व बैंक समूह का प्रमुख अंग माना जाता है। आइए देखते हैं 72 की बात कर लें। कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स और ट्विंस शब्दावली किन दो वैश्विक संस्थानों के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईएमएफ और आई आईबीडीआरडी आईबीआरडी के द्वारा के लिए प्रयुक्त होता है। आइए जरा इसकी व्याख्या पे नजर डालें। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आईएमएफ एंड आईबीआरडी दोनों की स्थापना का निर्णय लिया गया था। दोनों संस्थाएं वैश्विक वित्तीय स्थिरता और पुनर्विकास से संबद्ध है या संबंध है। इसी कारण से इन्हें संयुक्त रूप से ब्रिटेन वुड ट्विन्स कहा जाता है। अगला देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1978 में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। जरा इसकी व्याख्या देख लें। व्याख्या क्या कर रहा है दोस्तों? व्याख्या में कह रहा है कि विश्व बैंक रिपोर्ट पहली बार 1978 में प्रकाशित की गई थी। यह विश्व आर्थिक समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दे का विश्लेषण करती है। अगला कह रहा है कि विश्व बैंक इसे अपनी प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट के रूप में जारी करता है। जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट में किस देश की प्रगति को मापते समय किन प्रमुख आयामों को विशेष बल देना होता है या दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पे मोस्टली ध्यान दिया जाता है। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 1990 में यूएनडीपी के द्वारा विकसित किया गया था। यह 3 मूल आयामों पर आधारित है: जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। इन्हीं आधारों पर देशों का तुलना किया जाता है या की जाती है। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की संरचना का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशु मृत्यु दर इसका हिस्सा नहीं है। एसडीआई केवल 3 घटकों पर आधारित होता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य से संबंधित है, यह एसडीआई की सीधी इकाई नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं। अतः यह घटक एचडीआई शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। 76 नंबर कह रहा है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष चयन परंपरागत रूप से किस देश द्वारा नामित व्यक्ति से किया जाता है? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, इसके व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन सुंदर डीसी में है, जो कि अमेरिका में है। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष अमेरिका द्वारा नामित किया जाता है। 2019 में अध्यक्ष डेविड मालपास बने थे। आइए अगला देखते हैं। 77 क्वेश्चन पे, भारत में राजस्व संग्रहण और सार्वजनिक व्यय से जुड़ी नीतियों के निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की होती है दोस्तों? आइए देख लेते हैं भैया किसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि भारत में वित्तीय नीति का निर्माण केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राजस्व, व्यय, बजट, आर्थिक प्रबंधन इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यह देश का आर्थिक दिशा तय करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आइए आगे देखते हैं। 78 पे चलते हैं। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी यस के अंतर्गत 2030 तक शिक्षा से जुड़ी प्राथमिकता में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? आइए देखते हैं कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा शामिल नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि एसडीजी वर्ष 2015 में अपनाया गया था। 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें शिक्षा से संबंधित कई लक्ष्य हैं, परंतु निःशुल्क शिक्षा और उच्च शिक्षा का लक्ष्य इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, केवल गुणवत्ता एवं समान पहुंच पर ही बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 79 कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ करते समय सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? आइए जरा देख लेते हैं भाई इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि यह रोजगार 2 अक्टूबर 1993 को शुरू किया गया था। उद्देश्य था कि बेरोजगार युवाओं को युवतियों को बैंक ऋण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
योजना का मुख्य फोकस उद्यमिता को बढ़ावा देना था। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षा जो होने वाले हैं टीचर के, जैसे सीटेट, टेट और TRE 4 5 जो भी आने वाले हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस पे चलाया जाएगा। एक वनली प्रैक्टिस करके है, एक बार मैं चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, वनली PRACTIS। मैंने इस चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में पोस्ट कर दिया है लिंक, तो उस पे जाकर विजिट करिए। दोनों चैनल जो है कॉम्बो करके चलाए जाएंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इस पे एक पैसा भी नहीं लगेगा। सब सचिन सर के अकेडमी से रिलेटेड सब मटेरियल्स लेंगे, आपको कोई फेक मटेरियल नहीं दिया जाएगा, सब ऑथेंटिक, जहाँ से क्वेश्चन की अपार संभावना होती है, यानी कि वही मटेरियल आपको दिया जाएगा। दोस्तों आप एक विश्वासपूर्ण समझ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके प्लेलिस्ट में सबसे अच्छी बात है कि सभी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होता है। आप क्लास 1 बाई से शुरू करके आप लास्ट तक देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा है इसका बेनिफिट। आइए देखते हैं अगला इसका क्वेश्चन। 80 नंबर कह रहा है कि निर्यात मित्र ऐप को विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। दोस्तों आइए जरा हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। आइए जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। तो इसकी अगर व्याख्या देखते हैं तो निर्यात मित्र ऐप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, इसे FIEO द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यातकों आयातकों को व्यापार से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रदान करना होता है। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि नवी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में पीछे मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य क्या थे। दोस्तों आइए जरा हम देखते हैं इसका राष्ट्रीय लक्ष्य पे जरा देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और मानव विकास को प्राथमिकता देना इसका मूल कारण था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवी पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1997 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, मानव विकास तथा गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देना था। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं कि योजना का फोकस समाज के कमजोर वर्गों तक विकसित या विकास पहुंचाना था। दोस्तों आइए 82 नंबर पे चलते हैं। 82 नंबर कह रहा है कि निम्न अर्थशास्त्रियों के उनके द्वारा दिए गए विकास दृष्टिकोण से मिलाए। तो आइए जरा हम देख लेते हैं आंसर ही देख लेते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसे मिला लीजिएगा। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्याकार है कि महालनोबिस मॉडल में भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। KN राज कृषि क्षेत्र की मजबूती के पक्षधर थे और इसमें कुमारप्पा का ध्यान ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर था। वर्गीस कुरियन ने डेयरी सहकारी मॉडल द्वारा रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा बल दिया था। ठीक, आइए आगे देखते हैं। 83 नंबर क्या कह रहा है। 83 नंबर कह रहा है कि भारतीय नियोजन प्रक्रिया के वैचारिक नींव किस विद्वान के कार्यों में से सबसे अधिक प्रभावित मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस के द्वारा मानी जाती है। आइए जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या में क्या कह रहा है। व्याख्या में कह रहा है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस को भारत के नियोजन का मुख्य निर्माता माना जाता है। 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थानों की स्थापना भी इन्हीं के नेतृत्व में की गई थी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय योजनाओं की प्रारंभिक संरचना में निर्माता के रूप में किसे प्रमुखता से स्वीकार किया जाता है। तो आइए हम जरा देखते हैं किसको स्वीकार किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि PC महालनोबिस। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों व्याख्या में कह रहा है कि महालनोबिस मॉडल ने भारत की योजना व्यवस्था को दिशा दी है। इन्हें भारतीय नियोजन का शिल्पकार कहा जाता है और योजना निर्माण एवं नीति निर्माण दोनों में इनका योगदान आधारपूर्ण रहा है। आइए देखते हैं अगला। 85 नंबर कह रहा है भारतीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन सा वर्ष जब 11वीं योजना समाप्त हुई थी तो 12वीं योजना आरंभ हुई थी। कौन से वर्ष हुई थी। दोस्तों ये 2012 की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो है 2007 से 2012 तक है। यह 12वीं अंतिम योजना थी, 2012 से 17 तक चली थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का समापन कर दिया गया था, तब जाके नीति आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों ठीक है, आइए 86 नंबर पे चलते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे वाले
ग्रामीण परिवारों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने हेतु 1996 में किस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं, आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। इंदिरा आवास योजना 1996 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवार से मुफ्त आवास उपलब्ध कराना, और अगला 2016 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 में आम चुनाव किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान आयोजित किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे। पांचवी योजना जो है, पांचवी योजना की जो अवधि थी वो 1974 से 1979 तक थी। इस अवधि में 1975 में आपातकाल लगाया गया था। 1977 में आपातकाल हटते ही चुनाव हुए और जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 88 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 88 नंबर कह रहा है कि 1975 में लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल और 1977 के आम चुनाव भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान घटित हुए थे? तो आइए देखते हैं कब हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दरमियान हुए थे। इसकी व्याख्या की बात करें तो पांचवी योजना की अवधि 1974 से 1979 थी। इसी दौरान 75 में आपातकाल लगाया गया था। 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद तुरंत चुनाव हुआ था जिसमें जनता पार्टी की विजयी हुई थी। आइए 89 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्राथमिक या फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किन वर्षों के बीच संचालित हुई थी? यानी पंचवर्षीय योजना जो चली थी, वो पहले जो योजना थी वो कब चली गई थी? वो 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। फर्स्ट योजना 1951 से 56 तक चली थी। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और विकास दर में 3.6% रही थी। 90 कह रहा है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और यह विचार किस योजना के मूल उद्देश्यों को मेल खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो पीएम योजना यानी पीएमजेडीवाई का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 में हुआ था। इसका लक्ष्य हर नागरिकों के पास बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना था। इसे विश्व बैंक का सबसे बड़ा वित्तीय समावेश योजना माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पीएम जन धन योजना का मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है। पीएम जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेश पर आधारित है। यह राष्ट्रीय मिशन था। उद्देश्य हर परिवार की बैंकिंग सुविधा को जोड़ना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई थी। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा लाभ प्राप्त करने वार्षिक प्रीमियम कितनी राशि जमा करनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 रुपये, केवल मात्र 12 रुपये जमा करना होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में फीडबैक जरूर देना दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो। आई होप अच्छा लगने वाली बात नहीं, क्योंकि कोई रील नहीं है दोस्तों, ये है सर की एकेडमी की बुक है, तो इसमें ऐसा हो नहीं सकता कि जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, जो भाई बहन, उनको पसंद ना आए। ठीक है, जो भाई बहन कुछ ना पढ़ा हो, केवल इस बुक को पढ़ के चला जाए, जीएस का पोर्शन उसका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रहा है कि 93 क्वेश्चन पे चलते हैं, नजर डालें क्या होता है इस पे। क्या कह रहा है कि किस वर्ष प्रस्तुत केंद्रीय बजट में किसान टीवी चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 से लेकर के 15 में यह घोषणा की गई थी। वित्तीय मंत्रालय और जेटली 2014 से 15 में बजट किसान टीवी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि तकनीकी और जल संरक्षण जैसे जैविक खेती की जुड़ी जानकारी देना था। आइए आगे चलते हैं। इसका 94 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वावलंबन नामक या अंशदायी पेंशन योजना घोषणा केंद्र सरकार ने किस वित्तीय वर्ष से आरंभ की थी? तो आइए देखते हैं भैया कब आरंभ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में और 11 में की थी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि स्वावलंबन योजना 2010 से 11 में बजट घोषित किया गया था। सरकार द्वारा पात्र खातों में 1000 रुपये की अंशदान दिया जाना था। इसके बाद इसका नाम बदलकर अटल पेंशन योजना कर दिया गया था, नॉट बिहारी। 95 पे चलते हैं। 95 कह रहा है कि हरियाणा तथा पंजाब चावल का उत्पादन मुख्य वाणिज्य फसल के रूप में होता है, जबकि उड़ीसा में यह किस प्रकार की फसल मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहा जाएगा जीवनोपयोगी फसल माना जाएगा। इसकी व्याख्या पे अगर नजर डालें दोस्तों तो कह रहा है कि चावल पंजाब हरियाणा के वाणिज्य फसल है। उड़ीसा में चावल मुख्यतः जीवनोपयोगी फसल माना जाता है। रोपण कृषि में लंबे क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। 96 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र का
हिस्सा नहीं मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो विज्ञापन रेडियो विज्ञापन बनाना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के नए रूप में बदलने में संबंध होता है, जैसे स्टील बनाना और कपड़े आदि इत्यादि। आगे चलते हैं। रेडियो विज्ञापन सेवाओं से जुड़े कार्य हैं जो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 97 क्वेश्चन, भारतीय कृषि में न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान को निश्चित मूल्य की गारंटी देना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम निर्धारित मूल्य सुनिश्चित करने का प्रावधान है। यह रबी और खरीफ दोनों मौसमों की कुल 23 फसलों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य किसान को बाजार तक उतार चढ़ाव से सुरक्षा देना था या सुरक्षा देना है। 98 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीय क्षेत्र के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करना। यह सेवाएं प्रदान करता था। आइए जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि थर्ड क्षेत्र में बैंकिंग, संचार, परिवहन, शिक्षा आदि सेवाएं शामिल है। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सहायता देता है। और तृतीय बैंकिंग थर्ड क्षेत्र का उदाहरण है, ना कि द्वितीय क्षेत्र का। जो बैंकिंग सुविधा है वह थर्ड क्षेत्र का उदाहरण है, ना कि द्वितीय है। 99 पे चलते हैं। 99 कह रहा है कि किस क्षेत्र में बफर स्टॉक प्रणाली का उपयोग सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब फसल खराब होने पर बाजार मूल्य बढ़ने लगे तो ऐसा सुविधा माना जाता है। बफर स्टॉक का उद्देश्य खराब फसल कमी समय बाजार में अनावश्यक मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करना होता है। सरकार पहले संग्रहित खाद्यान्न को जारी कर मूल्य स्थिर करती है या रखती है। चलिए 100 पे आ गए हैं। 100 कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का संचालन मुख्यतः किस स्तर पर आधारित है या किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण सेवाएं आदि सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है। 101 पे चलते हैं। 101 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संसाधन सामुदायिक की भूमि का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी खाता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। समुदाय की भूमि वे संसाधन है जो सभी उपयोगी हेतु उपलब्ध होना हो, जैसे तालाब, खेल मैदान। निजी खेत व्यक्तिगत स्वामित्व में आता है, इसलिए यह सामुदायिक भूमि नहीं है। 102 पे चलते हैं। 102 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम किस श्रेणी में आता है? तो आइए देखते हैं कौन सा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसके अंदर आता है। सीपीएससी वे उपक्रम है जिसमें केंद्र सरकार बहुमत हिस्सेदारी रखती है। आईओएससी और एनटीपीसी व्हील यानी बीएचईएल आदि के प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है आपको क्लास देने में, क्योंकि हमें 1 से 2 दिन में पूरी क्लास को कंप्लीट कराना है। आई होप ये क्लास आपको करने में बहुत मजा आ रही होगी, क्योंकि सभी चीज़ को एक ही जगह समराइज कर दिया गया है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती होगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। 103 कह रहा है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जीडीपी के आधार पर अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र अधिक उत्पादन अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो आइए देखते हैं कौन सा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका को माना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में दक्षिण अफ्रीका का घरेलू सकल उत्पाद 418.02 बिलियन डॉलर रहा। उत्तरी अफ्रीका 441.54 बिलियन डॉलर पर दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में सार्वजनिक जीडीपी दक्षिण अफ्रीका का था। 104 कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में थर्ड क्षेत्र में भूमिका संबंध कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्षेत्र में सेवा आधारित गतिविधियों को शामिल किया जाता है या शामिल होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कह रहा है कि थर्ड क्षेत्र में सेवाएं, व्यापार, परिवहन, संचार व पर्यटन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं, गतिविधियां आती हैं। अगला कह रहा है कि बाद में जीडीपी इसका योगदान लगभग 53% है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या कह रहा है? इसके आगे कह रहा है कि यह कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। 105 कह रहा है कि दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्र कौन सा उद्योग प्रमुख रूप से विकसित पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट वियर जूते चप्पल उद्योग को पाया जाता है। आगे चलते, आगे कह रहा है कि दिल्ली एनसीआर में फुटपाथ वियर निर्माण का प्रमुख औद्योगिक गतिविधि है। यह क्षेत्र घरेलू और निर्यात दोनों हेतु जूते चप्पल निर्माण का बड़ा केंद्र है। इससे रोजगार व विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होती है। 106 नंबर पे चलते हैं। 106 नंबर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में महिला पुरुष लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत 943 से सबसे ऊपर रहा है या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल की बात कर रहा है दोस्तों। इसकी व्याख्या पे अगर नजर डालते हैं तो क्या कह रहा है, जरा देखते हैं, कुछ इसमें भी फैक्ट होंगे। केरल का लिंगानुपात 2011 में 1059 था, जब भारत में
सबसे अधिक था, जो कि भारत में सबसे अधिक था। यह संख्या राष्ट्रीय औसत 943 से काफ़ी ऊपर था। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा न केवल महिला संख्या को सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। 107 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला लिंगानुपात वाले राज्यों की सूची में आता है? तो इसका आइए जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या चले हम देख लें। पहले तो इसका हम ऑप्शन, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद व्याख्या देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा की बात कर रहा है। और इसकी व्याख्या देख रहे हैं तो हरियाणा का लिंगानुपात 2011 में 879 था। यह पूरे देश में न्यूनतम दर्ज किए जाने वाले अनुपातों को शामिल करता है। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारण इसी की प्रमुख वजह मानी जाती है। 108 की बात कर लेते हैं। किस श्रेणी में नागरिक की सर्वाधिक संख्या भारत की अर्थव्यवस्था में कार्यरत पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र की बात कर रहा है। यह लगभग 45% भारतीय श्रम शक्ति कृषि में कार्यरत है। यह भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 109 नंबर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घरेलू क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कुल बचत का सबसे बड़ा हिस्सेदार प्रदान करता है। 2019 से 20 में आंकड़ों के अनुसार घरेलू बचत 21% से अधिक थी। इस बजट में गिरावट विदेशी निवेश व विकास पर नकारात्मक असर डाल सकती है। 110 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला पुरुष उच्च में से क्रम सही को दर्शाता है? आइए देखते हैं कौन सा सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल, भारत, हरियाणा, ये सबसे ऑथेंटिक है। ठीक है, केरल में 1059 था, जो कि भारत की बात करें 943 राष्ट्रीय औसत था। हरियाणा की बात करें तो 879 था, जो सबसे कम था। उच्च से सबसे निम्न की तरफ ये क्या है, कम दिया गया है। आइए 111 पे चलते हैं। हरियाणा 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक समानता की स्थिति का सबसे विश्वसनीय संकेत कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंगानुपात को माना जाता है। किसको माना जाता है? लिंगानुपात को माना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि लिंगानुपात समाज में महिलाओं की स्थिति और सम्मान का प्रत्यक्ष माप है। यह संकेत बताता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मौजूद होती हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कह रहा है कि 2011 में भारत का लिंगानुपात 953 था, जबकि केरल का सर्वाधिक 1059 था। 112 पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग आधी जनसंख्या किन 5 राज्यों में मुख्य रूप से निवास करती है? जरा ये देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में इसमें सबसे ज्यादा निवास करते हैं। ठीक, 113 पे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जरा। ये 5 राज्य भारत की कुल जनसंख्या के सबसे बड़े हिस्सेदार को समाहित करते हैं। उत्तर प्रदेश अकेले ही 16% से अधिक जनसंख्या को समेटता है। घनी आबादी का मुख्य कारण उपजाऊ भूमि, ऐतिहासिक बसावट और संसाधन उपलब्धता है। 113 पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जनसंख्या घनत्व से संबंधित है या संबंधित सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। जो बांग्लादेश की जनसंख्या दोस्तों वो भारत से भी अधिक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि भारत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जापान में 339 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, बांग्लादेश में 1015, बाप रे बाप, सबसे ज्यादा यहीं पे है। 1115 व्यक्ति पर किलोमीटर, सबसे अधिक यहीं पे है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश का घनत्व भारत से बहुत ज्यादा अधिक है। 114 पे चलते हैं कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह घनत्व जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और कम आबादी वाले बसावट के कारण होता है। यह भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला माना जाता है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 382। इसके व्याख्या की बात करें तो घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, वही बताना होता है। 2011 में आइए देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि 2011 में यह 882 था, जो कि 2001 में 324 की तुलना में बढ़ा है। आइए जरा इसके आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण इसका मुख्य कारण है। 116 कह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व किस प्रकार की प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या का घना और असमान वितरण को दर्शाता है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि भारत में घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो उच्च घनत्व को दर्शाता है। कुछ राज्य अत्यधिक घने हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ राज्य अत्यंत कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश। आइए 117 की बात करते हैं। 117 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे महानगरीय समूह किस कारण से महत्व है? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी समूह के कारण महत्व है। इसकी व्याख्या देख रहे तो मुंबई शहर 1.24 करोड़ जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा है। इसे मेगा सिटी की श्रेणी में रखा जाता है। इसे मुंबई नगर निगम संचालित करता है। 118 का 2001 से 2011 के बीच जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर किस तथ्य को दर्शाता है? जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि दर पहले की तुलना में धीमी हुई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 10 की वृद्धि की दर 17.64% रही, जो कि पिछले दशकों से कम रही है। यह जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस दौरान नागालैंड में वृद्धि दर नकारात्मक थी, -0.6% थी। दोस्तों वीडियो को शेयर करना थोड़ा, और लाइक जरूर करना, और अपना फीडबैक देना ना भूलना दोस्तों। आइए देखते हैं 119 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार के अवसरों के कारण, ग्रामीण से शहरी पलायन के कारण हो। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या पे। शहरी जनसंख्या 31.16% थी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा शहरी क्षेत्रों को आकर्षक बनाती है या बनाते हैं। इसी कारण ग्रामीण शहरी पलायन में वृद्धि हुई है। 120 नंबर कह रहा है जनगणना के अनुसार 2011 में भारत की वास्तविक साक्षरता दर किस बात को दर्शाता है? ये देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 वर्ष से ऊपर की कुल जनसंख्या को पढ़ने लिखने में सक्षम व्यक्तियों की दर। इसकी व्याख्या पे नजर डाल कह रहा है कि वास्तव में साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुष साक्षरता 82.14% थी, यानी 14% थी, और महिला साक्षरता 65.46% थी। अगला देखते हैं कि शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। 121 की बात करते हैं। 121 कह रहा है कि सन 2016 में वैश्विक जनसंख्या के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प जनसंख्या के अवरोही क्रम को दर्शाता है, यानी घटते क्रम को दर्शाता है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया की बात कर रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। 2016 में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या क्रमशः चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया थी। चीन व भारत विश्व के 35% से अधिक जनसंख्या रखते हैं या निवास रख करवाती है। उसके बाद ब्राजील इसके बाद 5वां स्थान पर आ जाता है। आइए देखते हैं और खुद दिया है जी नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चा जन्म दर की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं 21 था ना ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि सीबीआर किसी वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या को दर्शाता है, या जन्म, मृत्यु और प्रवासन जैसे जनसांख्यिकी परिवर्तनों को समझने का आधार होता है। 123 नंबर पर चलते हैं। 123 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत अत्यधिक कम है। किसमें कम है, किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में कम है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिजोरम में और नागालैंड में एसटी की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, 90% प्लस है। कहाँ पे? मिजोरम, नागालैंड में एससी की जो जनजाति है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। मेघालय में एसटी जनसंख्या 80% से अधिक है। मेघालय की बात करें उसमें 80% है। वहीं पंजाब और हरियाणा की बात करें तो जनसंख्या लगभग ना के बराबर है। 124 की बात कर लेते हैं हम। 124 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक? साक्षर केरल के बाद दूसरे स्थान पर आती है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? लक्षद्वीप हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसकी व्याख्या देखते हैं। जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक 94% थी। इसके बाद लक्षद्वीप साक्षरता 91.84 यानी 84% दर्ज की गई। मिजोरम 91.33% और गोवा में 88.70% के बाद आते हैं। इसके बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? गलत बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैनन हार्वर्ड गणितज्ञ। नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आइए देखते हैं व्याख्या। रिचर्ड डॉकिंग प्रसिद्ध जीव विज्ञानी है। और क्या दिया है? एलिन एलेन या ग्रीन स्पैन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है।
स्टीफन हॉकिंग विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान है। बैनन हार्वर्ड जैसे युग में मान्य नहीं आता, यह असत्य है। आइए इसके बाद चलते हैं 126 पे चलते हैं। 126 कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता निम्न में से कौन 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 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभांश पाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसके व्याख्या करें, उपभोक्ता अधिकारों में सुरक्षा, सूचना चयन और प्रतिपूर्ति शिकायत निवारण शामिल है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि लाभांश प्राप्त करना उपभोक्ता अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल निवेश शेयरधारकों से संबंधित है। 127 कह रहा है कि किस स्थिति को डंपिंग कहा जाता है? आइए देखते हैं डंपिंग किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू लागत से कम मूल्य पर विदेश बाजार में वस्तु बेचना डंपिंग कहलाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन लागत से कम दाम पर विदेश में बेचना, वस्तु को विदेश में बेचना। उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर कब्जा करना, बाजार प्रभावित करना। इसके कारण घरेलू उद्योग प्रभावित होते हैं। आइए देखते हैं 128 नंबर। भारत में गेहूं के मूल्य नियंत्रण का कानूनी आधार किस अधिनियम पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पर आधारित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि गेहूं मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। ECA के तहत 1966 का गेहूं नियंत्रण आदेश लागू है। राज्यों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु अधिकार दिए गए हैं। 129 कह रहा है कि NSDL का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? NSDL का मुख्य कार्य जरा हम देखते हैं भैया, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखना। आइए देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। NSDL का नेशनल सिक्योरिटीज और डिपोजिटरी लिमिटेड, इसका मुख्य कार्य शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षा रखना होता है। आगे देखते हैं इसकी स्थापना की गई है कब? 1996 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके आगे देखते हैं किस वस्तु की मांग कीमत घटने पर लगभग अपरिवर्तित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधारभूत खाद्यान्न। आधारभूत खाद्यान्न की मांग कीमत बदलने पर भी अधिक नहीं बदलती है, यह अपरिवर्तनीय और आलोचदार मांग कहलाती है। भोजन जीवन आवश्यकता होने के कारण इसकी मांग स्थिर रहती है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 131 सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य था कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष तक सार्वभौमिकता या सार्वभौमिकृत की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कहाँ है? व्याख्या कह रहा है कि यह सर्व शिक्षा अभियान एक जिला आधारित विशेष योजना है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ना और शिक्षा सार्वभौमिक बनाना। इसका लक्ष्य 2010 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। आगे क्या है कि खत्म हो गया, आई थिंक ये खत्म हो गया दोस्तों। तो आज हम इकोनॉमिक्स को खत्म कर दिए हैं पूर्ण रूप से। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इस क्लास में इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें केवल 129 क्वेश्चन सम्मिलित थे। अगर 129 क्वेश्चन को देखा जाए व्याख्या सहित, तो इसमें कम से कम 800 से 900 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग फैक्ट। क्योंकि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अलावा जो ब्रैकेट में दिया है, ये एक्सप्लेन दिया है, उसमें जो फैक्ट हैं वो तो आपके लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और अपना प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे आपको वीडियो हेल्पफुल जो कि सचिन सर के एकेडमी से रिलेटेड है, आपको 100% विश्वासी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में Tier 4 और सीटेट और टीटेट के सभी टेट और सीटेट की सभी कक्षाएं की क्लास इस पे चलाई जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास। हर वो व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, हर वो भाई बहन के पास पहुंचना चाहिए जिनके पास ये बुक ना हो, जिनके पास कोचिंग अफोर्ड करने का पैसा ना हो। मैं चाहता हूँ ये सब उनके पास पहुँचे, वो भी अपनी तैयारी को धार दे सकें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। नए सब्जेक्ट बोले तो पॉलिटी तो हो चुकी है, उसके अगले क्लास की तरफ चलेंगे। ठीक है, बस 1 से 2 सब्जेक्ट और बचे। आई थिंक पॉलिटी बचा है और वो जियोग्राफी बचा है। ठीक है, तो उसको भी हम बस 1 या 2 दिन में, आज या कल तक हम कंप्लीट करवा देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना प्यार दुलार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए
हमें जितना आगे बढ़ाएँगे हम उतना दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। और ये दोनों चैनल जो ओनली प्रैक्टिस करके है और ये वर्तमान वाला चैनल जो आप देख रहे हैं, ये दोनों मिला करके दोनों पे कॉम्बो चलाया जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक भी पैसा ना आज लिया जाएगा, ना भविष्य में कभी लिया जाएगा। ये केवल आप सबके लिए है जो जो एकदम जो पैसे उनके पास पैसे की तंगी होती है, जो थोड़ा बहुत सिचुएशन थोड़ी उनकी गड़बड़ होती है, वो कोचिंग और बुक खरीदने के एलिजिबल नहीं होते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ जो सब पढ़ते हैं, वो उन भाई-बहन के पास भी पहुँचे, जिनके पास मटेरियल ना होता है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को चलाई जा रही है। ये दोनों चैनल केवल उन्हीं के लिए खड़ा किया गया है, जिनके पास पैसे की थोड़ा-सा दिक्कत है। वो जो खरीदना चाह रहे हैं, जैसे कोचिंग या बुक्स जो खरीदना चाह रहे हैं, वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को खड़ा किया गया है। तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, हमें उतना ही अच्छा लगेगा और आपका फीडबैक ही हमारी हमारी मनोबल को ऊँचा करता है। ठीक है दोस्तों? तो बस हम अपनी वाणी को स्टॉप लेते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।